Now this is part 3 for lecture 10 to 11 एंड अब हम देखते हैं कि गुड टेस्ट कौन सा होता है। एक अच्छा टेस्ट किसे हम कहते हैं। एक अच्छा टेस्ट वो होता है जो कि रिलायबल होता है, वैलिड होता है, जो इस्तेमाल में आसान होता है और जो मैक्सिमम जिसकी यूटिलिटी होती है हमारे लिए मैक्सिमम जो है वो यूज़फुल होता है। अब जो है वो हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग डिटेल में डिस्कस करेंगे। रिलायबिलिटी ये होती है कि टेस्ट की कंसिस्टेंसी कितनी है, यानी आप एक टेस्ट को आज अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो स्कोर आ रहा है, आप चाहे उसको वीक बात करें, मंथ बात करें, ईयर्स बात करें, उसका सेम रिजल्ट आ रहा है या नहीं। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। वैलिडिटी ये है कि आया जिस चीज़ को मेजर करने के लिए टेस्ट बनाया गया है वो उसी कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है या नहीं। जितना वेल डिफाइंड आपका कंस्ट्रक्ट होता है उतनी ही ज़्यादा आपकी अच्छी वैलिडिटी होती है। बाकी ये है कि एक टेस्ट को आप कितनी आसानी से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, कितना उसकी मिनिमम डिफ़िकल्टी है उसकी स्कोरिंग में, ये सारी चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आपका टेस्ट एक अच्छा टेस्ट है या नहीं। इसके अलावा जो एक बहुत मेजर कॉन्सेप्ट है एक अच्छा टेस्ट कौन सा होता है, उसमें आता है जी कि जो अच्छा टेस्ट होता है उसकी वेल डिफाइंड नॉर्म्स होती हैं। नॉर्म्स ये होती है कि आपने बहुत बड़े सैम्पल पे अपना टेस्ट अप्लाई किया हुआ है ये, और देन आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग या एवरेज लोग जो है वो इस टेस्ट पे क्या स्कोर करते हैं। और देन फ्यूचर में आप जब भी किसी इंडिविजुअल पर वो टेस्ट अप्लाई करेंगे आप कंपेयर करेंगे जो आपके नॉर्मेटिव सैंपल से जो आपके पास रिजल्ट्स आए थे उससे कंपेयर करेंगे उसके स्कोर्स को, और कंपेयर करते हुए आप ये डिसाइड करेंगे कि एवरेज लोगों के मुताबिक इस इंडिविजुअल का जो स्कोर है इस ट्रेड पर ये नॉर्मल है, अबव एवरेज है या बिलो एवरेज है। टेस्ट की कंस्ट्रक्शन के दौरान ये किया जाता है, नॉर्मेटिव डाटा ऑब्टेन किया जाता है। एज आई हैव टोल्ड यू, हम डिटेल में रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, यूटिलिटी ऑफ टेस्ट एंड नॉर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जो डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं वो नॉर्म्स का कॉन्सेप्ट डिफाइन करने जा रहे हैं कि नॉर्म्स ऑफ अ टेस्ट हम किस चीज़ को कहते हैं। ओके, नॉर्म्स का जो लफ्ज़ी मतलब है वो ये होता है कि किसी जैसे हम कहते हैं किसी कल्चर की नॉर्म्स, तो मुराद ये होती है कि कौन से बिहेवियर्स हैं जो उस कल्चर में अमूमी समझे जाते हैं, नॉर्मल समझे जाते हैं, स्टैंडर्ड समझे जाते हैं। ठीक है, जैसे हमारे कल्चर में है व्हेन यू मीट अ पर्सन, सलाम करना, बड़ों के लिए जगह छोड़ देना, ये सारी हमारी नॉर्म्स हैं, इनको नॉर्मल बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। हमारे यहाँ फीमेल्स के लिए अलग ड्रेसिंग के पैटर्न्स हैं, मेल्स के लिए अलग ड्रेसिंग के पैटर्न्स हैं, तो ये भी हमारी नॉर्म्स हैं। अब इनसे हटकर अगर कोई बंदा कुछ करता है, किसी से मिलेगा, सलाम नहीं करेगा, किसी बड़े के लिए जगह नहीं छोड़ेगा, तो हम कहेंगे कि ये नॉर्म्स में नहीं आता, ये उसका नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। ठीक है, अब साइकोमेट्रिक कॉन्टेक्स्ट में यानी साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के हवाले से नॉर्म्स को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं। हम कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है लोगों का, एक बहुत बड़ा सैंपल होता है, उनके ऊपर जब हम एक टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है, और टेस्ट अप्लाई करते हैं और टेस्ट अप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि इनमें से मैक्सिमम लोगों ने जो है वो किस रेंज में स्कोर किया है। ठीक है, अब उस रेंज ऑफ स्कोर को हम इस्तेमाल करते हैं फ्यूचर में वो टेस्ट जिन लोगों पर अप्लाई किया जाना है उनके स्कोर की इंटरप्रिटेशन के लिए। मिसाल के तौर पर हमने एक डिप्रेशन का स्केल बनाया है, हम एक बहुत बड़े और हम चाहते हैं कि हम इसको पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए बनाएं। ठीक है, पाकिस्तान के जो मुस्लिम लोग हैं उनके लिए हम बनाएं, तो अब हम बहुत बड़ी तादाद में थाउजेंड्स टू थाउजेंड्स की तादाद में हम सैंपल लेंगे पाकिस्तानी पॉपुलेशन का, मुस्लिम पॉपुलेशन का, और उनके ऊपर हम ये डिप्रेशन का स्केल अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद हम देखेंगे वो जो नॉर्मल कर्व आती है, हम देखेंगे कि मैक्सिमम लोगों ने कौन सी रेंज में स्कोर किया है। ठीक है, लेट्स सपोज मैक्सिमम लोगों ने जो है वो 1 से लेकर 15 तक उसमें स्कोर किया है, तो 1 से लेकर 15 तक के हम स्कोर को कहेंगे कि ये नॉर्मल स्कोर है, इस कल्चर में डिप्रेशन का ये नॉर्म है। ठीक है, अब फ्यूचर में हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं हम उनको वो डिप्रेशन का टेस्ट देते हैं और उनका जो स्कोर आता है फिर हम कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्कोर नॉर्मल है, इस बंदे को डिप्रेशन है नहीं है। हम उसके स्कोर को कंपेयर करेंगे अपना जो हमारा नॉर्मेटिव सैंपल था। ठीक है, नॉर्मेटिव सैंपल मतलब जिसके ऊपर हमने नॉर्म्स डेवलप की हैं। ठीक है,
तो नॉर्मेटिव सैंपल के जो डाटा है उससे हम कंपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि नॉर्मेटिव सैंपल में तो एवरेज स्कोर आया था 1 to 15। तो अगर हमारे क्लाइंट का स्कोर 15 से अबव है तो हम कहेंगे कि इसको नॉर्मल से ज़्यादा डिप्रेशन है, यानी ये डिप्रेस्ड इंडिविजुअल है, एवरेज से ज़्यादा इसका स्कोर है। अब जो ये जो प्रोसेस होता है किसी भी स्केल का कि नॉर्म्स डेवलप करने का, उसको हम नॉर्मिंग कहते हैं। बाज़-औक़ात हर रेस के लिए यानी हर एथनिक ग्रुप के लिए अलग से नॉर्म्स डेवलप की जाती हैं, ठीक है। जैसे ब्लैक पॉपुलेशन के लिए अलग कर देते हैं हम अमेरिका में, वाइट पॉपुलेशन के लिए अलग कर देते हैं, तो ये रेस नॉर्मिंग हो गई, ठीक है। और नॉर्म्स के लिहाज से जो हम टेस्टिंग एंड असेसमेंट करते हैं उसको नॉर्म रेफरेंस टेस्टिंग एंड असेसमेंट कहा जाता है, जैसे अभी मैंने आपको डिप्रेशन की मिसाल दी थी। एक नॉर्म्स डेवलप करना एक खासा टाइम टेकिंग है और मनी के लिहाज से भी ये बड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि बहुत बड़े सैंपल पर इसमें डाटा टेस्ट अप्लाई किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी इंटरप्रिटेशन स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए की जाती है। लेकिन अच्छा टेस्ट वही होता है जिसकी नॉर्म्स जो है वो वेल एस्टैब्लिश्ड होती हैं। अब स्टैंडर्डाइजेशन क्या है कि स्टैंडर्डाइजेशन ये होता है कि आपने जो नॉर्मेटिव सैंपल पे जिस तरह से टेस्ट अप्लाई किया, जिन कंडीशंस के साथ अप्लाई किया, जिन इंस्ट्रक्शंस के साथ अप्लाई किया, आपके नॉर्मेटिव सैंपल में कौन कितनी एज रेंज के लोग शामिल थे, कौन सी रेस के, कौन से कल्चर के लोग शामिल थे, ये सारे आप स्पेसिफाई कर देते हैं और फिर फ्यूचर में आप टेस्ट की गाइडलाइंस में लिख देते हैं कि ये टेस्ट जो है वो इसके जो रिजल्ट्स हैं आप इन नॉर्म्स को सिर्फ इसी तरह के लोगों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह के लोग, जिस तरह की कंडीशंस, जिस तरह की इंस्ट्रक्शंस जो है वो नॉर्मेटिव सैंपल पर अप्लाई करते हुए की गई थी, आपने वही जो है वो फ्यूचर में इस टेस्ट को जितनी बार आप अप्लाई करेंगे किसी के लिए, यही कंडीशंस आपने मेंटेन रखनी है। इतना टाइम देना है, ये इंस्ट्रक्शंस देनी है, इस ऑर्डर में टेस्ट परफॉर्म करवाना है, इस एज के लोगों पर करवाना है। तो ये प्रोसेस होता है जी स्टैंडर्डाइजेशन, यानी आपने हर चीज़ टेस्ट के बारे में स्टैंडर्डाइज कर दी है, फिक्स कर दी है पहले से। अच्छा जी, देन सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट है। सैम्पलिंग ये है कि जब भी आप कोई टेस्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आपका मकसद होता है पूरी पॉपुलेशन, जैसे हम एक टेस्ट बना रहे हैं पाकिस्तानी पॉपुलेशन के लिए, तो हमें हमारे नॉर्मेटिव सैंपल में आइडियली तो ये होना चाहिए कि तमाम पॉपुलेशन के ऊपर वो टेस्ट अप्लाई किया जाए, फिर देखा जाए कि ऑन एवरेज क्या स्कोर आता है इस टेस्ट पर, और उस एवरेज स्कोर को हम नॉर्मल कंसीडर करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि पूरी 20 करोड़ आवाम के ऊपर हम वो टेस्ट अप्लाई करें। हम क्या करते हैं कि उस पूरी पॉपुलेशन में से चंद कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। अब जैसे आपको मैं एक मिसाल देती हूँ कि हमने एक देग चावलों की है हमारे पास, या रॉ राइस ले लेते हैं कि कुछ हमारे पास 6 किलो चावल हैं, उसमें से हमने 1 कप चावल ले लिए। उस 1 कप चावल को हमने पकाया और हमने उसको टेस्ट किया, हमें बड़े अच्छे लगे कि अच्छे पकते हैं, टूटते नहीं हैं, ठीक है। तो अब हम क्या कर देंगे, पूरी जो 6 किलो चावल है ना उनके बारे में हम कह देंगे कि ये अच्छी क्वालिटी का चावल है जी, अच्छा पकता है, ठीक है। यानी हमने कुछ चावलों को टेस्ट किया और जो रिजल्ट्स थे उसको जनरलाइज कर दिया पूरे 6 किलो पर। इसी तरह हम किसी पॉपुलेशन में से चंद लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं, उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई करते हैं और उनका जो रिजल्ट आता है हम फिर पूरी पॉपुलेशन के ऊपर जनरलाइज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सैम्पलिंग। तो वो जो 1 कप चावल हमने लिए थे वो हमारा सैंपल था। इसी तरह पॉपुलेशन में से जिन लोगों को हम सेलेक्ट कर लेते हैं टू अप्लाई द टेस्ट, वो हमारा सैंपल होते हैं। सैम्पलिंग की बहुत सारी टाइप्स हैं, आपने यकीनन रिसर्च में पढ़ी होंगी। प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग 2 टाइप्स होती हैं सैम्पलिंग की। यहाँ ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में लिखा गया है। आप जो है वो हमेशा जब भी सैम्पलिंग पढ़ेंगे, अपने रिसर्च में जो सैम्पलिंग की टाइप्स पढ़ी होंगी, आप हमेशा उन्हीं को रेफ़र करेंगे। यहाँ बहरहाल मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ये होता है कि सैंपल में से हर बंदे का इक्वल चांस है कि वो सैंपल में पॉपुलेशन में से हर बंदे का इक्वल चांस है कि वो एज अ मेंबर ऑफ द सैंपल सेलेक्ट हो जाए। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ये होता है कि हर बंदे का इक्वल चांस नहीं होता कि वो सैम्पलिंग के लिए सेलेक्ट हो जाए। नॉन प्रोबेबिलिटी की यहाँ कुछ टाइप्स लिखी हुई हैं, ऑल्दो ये इतना ऑथेंटिक नहीं होता, लेकिन प्रैक्टिकली हमारे लिए ज़्यादा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग ईजी होता है, इसलिए हम उसको अक्सर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अपनी रिसर्च में फिर मेंशन करते हैं कि हमारे रिसर्च की ये लिमिटेशन है कि इसमें नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इस्तेमाल की गई थी। स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग ये होती है कि पूरी पॉपुलेशन को आप कुछ स्ट्रेटाज यानी पोर्शंस में डिवाइड कर देते हैं
और उस पोर्शन में बड़ी वैरायटी होती है लोगों की। पॉपुलेशन में जिस तरह वैरायटी होती है ना, मेल्स भी होते हैं, फीमेल्स भी होते हैं, यंगस्टर्स भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, तो हर इस स्ट्रेटा में बहुत सारी वैरायटी होती है, बिल्कुल पॉपुलेशन की तरह ही। और फिर हम उस स्ट्रेटा में से कुछ लोगों को सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमने पाकिस्तान को जो है वो कुछ स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ लेट्स से कि यंगस्टर्स को, ओल्ड एज को और बच्चों को, ठीक है। 3 स्ट्रेटास में डिवाइड कर दिया कि कितनी पॉपुलेशन है, और हर में से कुछ लोगों को ले लिया सैंपल के लिए। पर्पस ऑफ सैम्पलिंग ये होती है कि जो रिसर्च करने वाला है वो फिक्स कर लेता है, वो खुद से जज करता है कि फ़लाँ लोग जो है वो मेरी इस टेस्ट के लिए, इस नॉर्मेटिव डाटा के लिए ज़्यादा सूटेबल हैं, ठीक है। वो अपनी जजमेंट से उनको सेलेक्ट कर लेता है और फिर उनके ऊपर टेस्ट अप्लाई कर लेता है, और ये अज्यूम करता है कि यही सैंपल जो है वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। देन इंसिडेंटल या कन्वीनियंस सैम्पलिंग ये है जो अक्सर हम मास्टर्स में रिसर्च करते हुए आपने भी शायद इस्तेमाल की हो, कि आप क्वेश्चन लेकर निकल जाते हैं और सामने जो भी आता है, पहले पाव की निस्बत जो भी आपको फ्री मिलता है आप उससे डाटा ले लेते हैं या क्वेश्चन फिल करा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंसिडेंटल या कन्वीनियंस सैम्पलिंग है। कन्वीनियंस यानी कि हमारे लिए जो ईजी होता है, मोस्ट ईजी, ठीक है, जो सामने आए बस उससे हमने डाटा ले लिया।